Hello everyone. Today we are going to discuss the fifth chapter of history, class 8th, that is when people rebel 1857 and after. So in this chapter we will discuss about the rebellion of the people, and after that 1857 revolt occurs, and what are the changes on the British policies for India. So here, policies and the people. In the previous chapter, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people, kings, queens, peasants, landlords, tribals, soldiers were all affected in different ways. You have also seen how people resist people's policies and actions that harm their interests or go against their sentiments. तो आप लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस आ रहे थे उससे किस तरीके से हमारे जो ट्राइबल्स हैं, किंग्स हैं, राजा हैं, रानियाँ हैं और जो पीजेंट्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ये किस तरीके से आपके अफेक्ट हो रहे थे. नाउ नवाब Nawab lost their power. Since the mid 18th century, Nawab and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authority and honor. Resident had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced. Their armed forces disbanded and their revenues and territories taken away by stages. Okay, so 1765 में in the Allahabad Treaty, the Diwani rights are took by the Britishers. So here you see जो आपके रेवेन्यू थे वो सारे किसके कंट्रोल में आ गए थे, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए थे. एंड मेनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. For example, Rani Lakshmibai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as a heir to the kingdom after the death of the her husband. तो जो वहाँ के राजा थे वो अपने अपने ऑनर को चाह रहे थे कि उनकी रेस्पेक्ट करें ब्रिटिशर्स. ठीक है, जैसे आपके जो झांसी है वहाँ की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने बोला कि जो मेरा सन है उसको, अडॉप्टेड सन है, उसको रिकॉग्निशन मिले कि वो झांसी का किंग है. ठीक है, ऐसे ही नाना साहब द अडॉप्टेड सन, पेशवा बाजीराव सेकंड pleaded that he been given his father's pension when the later died. ठीक है, ऐसे ही जो आपके नाना साहब थे, ठीक है, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, वो अपनी पेंशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर से कि जो हमारी पेंशन है वो कंटिन्यूसली चलती रहे. However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down these pleas. लेकिन जो कंपनी थी वो कॉन्फिडेंट थी कि अगर हम लोग इनको मान लेंगे तो हमारी जो कंपनी थी वो अपनी सुपरियरिटी और मिलिट्री पावर्स दिखा रही थी, और उन्होंने उनकी जो प्लीज थी, जो रिक्वेस्ट थी, उनको सुनने से मना कर दिया. अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड. एनेक्स का मतलब होता है कब्जा कर लेना. तो अवध लास्ट टेरिटरी था जब 1810 में सब्सिडरी अलायंस के थ्रू अवध को कर लिया था, एनेक्स्ड कर लिया गया था. एंड इन 1856 इट वाज टेकन ओवर. Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. तो जो गवर्नर जनरल था उस टाइम डलहौजी, उसने बोला कि जो अवध है वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्यूपाई करना पड़ेगा. जबकि रियलिटी स्टूडेंट ये थी कि अवध ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे मिसरूल हो रहा हो, लेकिन अवध के सामने अवध जो था उस मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि हम अवध को भी क्या करें, कंट्रोल कर ले. तो कुछ ना कुछ उन पर इल्ज़ाम लगाने थे. तो उस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है. सो द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड. अब कंपनी चाह रही थी कि हम लोग जो मुगल डायनेस्टी है उसका कम्प्लीटली एंड कर दें, उसको ख़त्म कर दें. सो द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी. In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of the Bahadur Shah Jafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as king. They would just be called princes. तो जो आपके डलहौजी था उसने जब बहादुर शाह जफ़र की डेथ हो गई थी, ठीक है,
बहादुर शाह जफर को आपके 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद उसको रंगून भेज दिया गया था बर्मा में, और वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो कैनिंग होता है वो डिक्लेयर करता है कि जो मुगल का जो लास्ट किंग था वो कौन था, बहादुर शाह जफर। अब इसके बाद जो उसके बच्चे होंगे, ठीक है, डिसेंडेंट्स होंगे, उनको हम लोग सिर्फ क्या रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रिंसेस रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, सो द पीजेंट्स एंड द सिपाहीज इन द कंट्री साइड, पीजेंट एंड जमींदार्स रिसेंटेड taxes and the rigid methods of revenue collection, many failed to back their loans to the moneylenders and gradually lost the land they had tilled for generation। इसी तरीके से आपके बहुत सारे जो पीजेंट्स और जमींदार थे, ठीक है, उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस वगैरह लगाए गए थे, बहुत ही रिजिड मेथड यूज किया करते थे आपके ब्रिटिशर्स, जिसकी वजह से बहुत सारे जो जमींदार थे, मनी लेंडर्स थे, वो अपनी लैंड खो चुके थे टैक्स को पे करने के चक्कर में। The Indian spies in the employ of the company also had reason for discontent. They were unhappy about their pay। और जो इंडियन सिपाही थे, यहाँ पे सिपाही जो वर्ड यूज हुआ है सिपाही के लिए हुआ है, सोल्जर के लिए बेसिकली, तो जो इंडियन सोल्जर थे वो भी आपके ज़्यादा खुश नहीं थे किससे, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से, क्योंकि इंडियन जो सोल्जर्स थे उनकी एक तो पैसे उनको कम मिला करते थे एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश सोल्जर, और अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस भी बहुत ही पैथेटिक मिसरेबल थी, ठीक है, अच्छी कंडीशंस नहीं थी जहाँ पे इंडियंस को रखा जाता था। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर ओवर वॉलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिटिविटी एंड बिलीव्स। Did you know that in those days many people in the country believed that if they cross the sea they would lose their religion and caste। तो हमारे जो इंडियन माइथोलॉजी है उसमें ऐसा बोला जाता था कि अगर हम लोग जो सागर है, जो समुद्र है, उसको पार करके जाते हैं तो ये हमारे क्या रिलीजन के अगेंस्ट में है, ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में बोला जाता था कि ऐसा करना क्या है, पाप है। लेकिन ये चीज़ जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग ऐसा नहीं मानते थे कि ऐसा कुछ भी होता होगा। So when in 1824 the Sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the orders, though they agreed to go by the land route। तो 1824 में जब आपके ब्रिटिशर्स ने बर्मा के लिए उनको मार्च करने के लिए बोला थ्रू द सी रूट, तो उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, और लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आप हमको लैंड के थ्रू भेजते हो तो हमको जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दे वर सेवरली पनिश्ड एंड सिंस द इशू डिड नॉट लाई डाउन, ठीक है, लेकिन ये इशू एक बड़ा इशू बन गया, ठीक है, और जिसकी वजह से उनको पनिशमेंट भी मिली हमारे इंडियन सिपाहीज को। So in 1856, the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required। तो अब 1856 के बाद जो रिक्रूटमेंट होने लगी इंडियन सोल्जर्स की, उसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दी गई कि अब कोई भी जो इंडियन सिपाही हम लोग भर्ती करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, तो उसमें एक कंडीशन होगी कि उसी को हम लोग रिक्रूट करेंगे जो आपके ओवरसीज यानी कि समुद्र पार पे ड्यूटी कर सकता है इजीली। So Sipahi's also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the village. So the anger of the peasants quickly spread among the Sipahis। तो इससे आपके जो peasants थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो फैमिलीज थी सोल्जर्स की, उसमें कौन से लोग आया करते थे, आपके पीजेंट्स ही आया करते थे, तो उन्होंने इसको बड़ा मतलब एग्रेसिव लिया इसको, उससे इस लॉ से बड़ा गुस्सा हो गया कि हमको ओवरसीज पे जाकर के करना पड़ेगा, ड्यूटी करनी पड़ेगी, और उन्होंने क्या कर दिया था, रिवोल्ट करना शुरू कर दिए थे। So responses to reforms, the British believed that Indian society had to be reformed। Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows। अब जो ब्रिटिश थे वो सोचा करते थे कि हमें इंडियन सोसाइटी में क्या करना है, इनके लॉज में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो लॉज में चेंजमेंट करने के लिए ये लाया गया कि जो सती सिस्टम है उसको एंकरेज नहीं किया जाए, उसको बंद किया जाए, और रीमैरिज ऑफ विडो यानी कि जो विधवा औरतें हैं उनकी दोबारा से मैरिज करवाई जाए। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड, और जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको एजुकेशन में ज़्यादा प्रमोट किया गया। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी। और 1830 के बाद जो कंपनी के जो मिशनरीज थे, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, पोप पादरी वगैरह, उनको इंडिया में बोला गया कि आप लोग यहाँ पर एजुकेशन को स्प्रेड करो, ठीक है, और अपनी खुद की प्रॉपर्टी में आप लोग बना सकते हो। इन 1850 ए न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी
to inherit the property of his ancestors. 1850 में एक न्यू लॉ लाया गया कि जिसमें बताया गया कि अगर आप लोग क्रिश्चियन बन जाते हो तो आपकी जो ज़मीन है, आपकी जो लैंड है, जो आपके एंसेस्टर से मिली हुई है, उस पर आपका राइट होगा, अदरवाइज आपको ऐसा कोई भी राइट नहीं मिलेगा. Many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social customs and their traditional way of life. तो बहुत सारे जो इंडियंस थे उनको लगा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमारे जो सोशल मैटर्स हैं उनमें भी इंटरफेयर कर रहे हैं और जो हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनमें चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंडियंस को अच्छी नहीं लग रही थी. These were of Indians who wanted to change existing social practices. तो ये जो सोशल चेंजेस थे, ठीक है, इनके बारे में आप लोग चैप्टर 7 में पढ़ोगे. So through the eyes of the people, to get a glimpse of what people were thinking those days about British rule, study source 1 and 2. तो ब्रिटिशर्स क्या थिंक करते थे, ठीक है, इसके लिए आप सोर्स 1 और 2 स्टडी कर सकते हैं. सो ए म्यूटनी बिकम्स ए पॉपुलर रिबेलियन. तो जो म्यूटनी थी, म्यूटनी का मतलब होता है विद्रोह करना, रिबेल करना, तो ये क्या हो गया, एक पॉपुलर विद्रोह बन गया, ठीक है. So the struggles between rulers and the ruled are not unusual. Sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance so that the power of the state breaks down. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around. तो बहुत सारे छोटे मोटे रिवॉल्ट्स होते रहे, ठीक है, कुछ आपके सप्रेस कर दिए गए, लेकिन एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनता जा रहा था कि जो एंगर है हमारे इंडियंस का वो लगातार इंक्रीज हो रहा था. किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में. सो सच ए सिचुएशन डेवलप इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इन 1857. और 1857 में ऐसे सिचुएशंस नॉर्दर्न इंडिया में बनना शुरू हो गई. आफ्टर 100 years ऑफ द कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी faced a massive rebellion that started in May 1857. तो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मैसिव रिबेलियन का फेस करने को मिला, कब, मई 1857 में, एंड threatened the company's very presence in India. Sipahi's mutinied in several places beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the वर्ल्ड. तो आपके बेसिकली मेरठ से ये रिबेलियन स्टार्ट होता है. वहाँ पर आपके जो मंगल पांडे है, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं. दरअसल होता क्या है, इसकी एक छोटी सी स्टोरी है कि आपके जो ब्रिटिश वो होते हैं, कारतूस होते हैं, ब्रिटिश की जो गन की जो बुलेट्स होती हैं, उन गन्स के बुलेट्स में आपके बेसिकली किसका यूज़ होता है, आपके काऊ और पिग के फ्लैश का यूज़ उसके अंदर होता था. तो जो काऊ है वो हमारे हिंदू रिलीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एनिमल है, और जो पिग है वो आपके मुस्लिम्स उसको उससे हेट करते हैं, क्योंकि उसको पसंद नहीं करते हैं. तो दोनों ही एनिमल्स आपके लिए अच्छे नहीं थे गन्स के बुलेट्स को बनाने के लिए. सो फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, तो आपके क्या होता है इसमें, 29 March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. 29 मार्च को आपके 1857 में आपके मंगल पांडे को फांसी दी जाती है. क्यों? क्योंकि उसने बैरकपुर में जो ब्रिटिश ऑफिस था उस पर अटैक कर दिया था. So some days later, some sipahies of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridges, which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. 85 sipahies were dismissed from services and sentenced to 10-year jail for disobeying their officers. लगभग 85 सिपाहीज को आपके डिसमिस कर दिया गया सर्विस से और उनको 10-10 साल की जेल में भेज दिया गया, 10-10 साल के लिए. एंड दिस हैपेंड ऑन 9 May 1857. This response of the other Indian soldier in Meerut was quite extraordinary. On 10 May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned सिपाही. तो जब ये आपके जो न्यूज़ थी कि सबको जेल में बंद कर दिया गया, ये धीरे धीरे स्प्रेड होने लगी दूसरे रेजिमेंट्स में, तो सोल्जर्स ने मार्च किया और 10 मई को उन्होंने क्या किया, जो मेरठ में जिन लोगों को जेल में बंद किया गया था उनको सबको रिलीज़ कर दिया. दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स, और उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा. एंड दे कैप्चर्ड गन्स एंड एमिनेशन एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज
ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर वॉर ऑन द फिरंगीज। तो यहाँ पे जो फिरंगीज जो वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ? आपके फॉरनर्स के। द टर्म रिफ्लेक्ट एन एटीट्यूड ऑफ कंटेम्प्ट। फिरंगीज का मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं उनके अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर देना। The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country, but who would rule the land instead? The soldiers had an answer to this question: the Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar. तो ये पूरा आपका जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एक तरह से रिबेलियन में कन्वर्ट हो गया, रिवोल्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसका जो लीडर है वो किसको बनाया जाए। तो देखा गया कि जो मुगल एम्पर था, क्यों नहीं, जो डिग्निटी लंबे टाइम से चली आ रही है उसी को रूलिंग दे दी जाए। तो मुगल का जो लास्ट एम्पर था वो था बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर को आपके इसका लीडर बनाया गया। तो अगर आपके क्वेश्चन आता है एनटीएससी में कि हु वाज द लास्ट मुगल रूलर ऑफ द मुगल्स, तो आपको बताना है बहादुर शाह जफर। और अगर क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द लीडर ऑफ द 1857 रिवॉल्ट, तो भी आपको लिखना है बहादुर शाह जफर। So the Sipais of Meerut rode all night of 10 May to reach Delhi in the early hours next morning. तो जो सारे सिपाही थे वो मेरठ से कहाँ चल दिए थे? दिल्ली की तरफ चल दिए थे, और सुबह अर्ली मॉर्निंग वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। As news of their arrival spread, the regiment stationed Delhi also rose up in rebellion. और जब न्यूज़ दिल्ली के रेजिमेंट्स को मिलती है तो दिल्ली की रेजिमेंट भी मतलब रिबेलियन डिक्लेयर कर देती है। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। एंड अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड, आर्म्स एंड एम्युनिशन सीज्ड, बिल्डिंग सेट ऑन फायर, ट्रम्पेट सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द वॉल ऑफ द रेड फोर्ट वेयर द बादशाह लिव्ड। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि जो मुगल रूलर है वो रेड फोर्ट में रहता था, लाल किला में, उसको शिफ्ट कर दिया गया था। और जो सोल्जर्स थे उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया कि आप हमारे कौन हो? लीडर हो, और आपको इसको लीड करना है पूरे रिवोल्ट को। सो this emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. They forced their way into the palace and proclaimed Bahadur Shah Jafar as their leader. तो बहादुर शाह जफर पहले तो इंटरेस्टेड नहीं था उनके इसमें, लेकिन बाद में जब वहाँ के लोगों ने उसको फोर्स किया तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और उसको क्या कर दिया? रिवोल्ट को लीड करने के लिए उसने हाँ बोल दिया था। So the aging emperor had to accept their demand. He wrote letter to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian state to fight the British. फिर आपके जो मुगल रूलर था बहादुर शाह जफर, इसने सारे जो कंट्रीज चीफ्स थे उनको लेटर लिखा रूलर्स को, और बोला कि हमें एक संघ बनाना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, संगठन बनाना चाहिए जो किसके अगेंस्ट में हो? आपके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो। तो दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफर हैज़ अ ग्रेट इम्प्लीकेशंस, और इसके जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ही अच्छे हुए। द मुगल डायनेस्टी हैज रूल्ड ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड देयर चिफ्टेंस कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर। और बहुत बड़े एरिया पर आपके जो मुगल्स थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। थ्रेटन्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, मेनी ऑफ देम फेल्ट दैट इफ द मुगल रूलर could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. तो बाकी जो चीफ थे उनको लग रहा था कि अगर जो मुगल रूलर्स ने जो वॉर डिक्लेयर किया है ब्रिटिश के अगेंस्ट में, अगर हम लोग इसको जीत जाते हैं तो दोबारा से वही स्थिति हो जाएगी जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले थी। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस to happen. They thought the disturbance caused by the issue of the Carthages would die down. ब्रिटिशर्स ने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से इतना बड़ा रिवोल्ट हो जाएगा सिर्फ एक कार्टेजेस की वजह से। But Bahadur Shah Jafar's decision to blast the rebellion changed the entire situation dramatically. Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthusiastic. It gives them the courage, hope and confidence to act. तो वहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे उनका मोरल डाउन हो गया जब आपके मुगल बहादुर शाह जफर ने इस तरीके से प्रोग्राम सेट किया। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि जो रिबेलियन है वो किस तरीके से आपके स्प्रेड हुआ। ठीक है, कौन कौन से स्ट्रेटेजीज थी, कौन कौन से लोग इसके अंदर इंक्लूड हुए। ठीक है, और फिर कंपनी ने कैसे इस रिवोल्ट को प्रेशराइज किया, इसको सप्रेस करने की कोशिश की, और उसके बाद फाइनली उसके रिजल्ट्स क्या हुए। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आई होप कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा।